Yes, good morning students. So today we are going to discuss the next topic, that is electric field at an equatorial point of a dipole. So let us suppose this is a dipole, clear? This is having a plus q charge and this one is having a minus q charge. Now ये जो आपके पास डाइपोल है, हमने सपोज करो लिया है 2a लेंथ का डाइपोल लिया है एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एट अ डिस्टेंस r, ठीक है, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया है p, जिसपे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। क्लियर? तो अब देखिए बच्चे, आपके पास ये डिस्टेंस अगर r है और ये डिस्टेंस अगर डाइपोल का सेंटर है तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, स्मॉल a। सिमिलरली हेयर ये डिस्टेंस भी कितना होगा हमारा, स्मॉल a होगा। क्लियर? अब बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया E प्लस क्यू, क्योंकि पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से है। And because of the negative charge, the electric field at point P will be in the inward direction, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और हमने डिस्कस किया था कि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ये हमारे पास इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि जो डाइपोल होता है उसका जो डाइपोल मोमेंट होती है, क्या थी डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट आपकी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन थी वो किधर से किधर को थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होती है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ डायरेक्शन थी किसकी, डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, तो लेट अस सपोज जो डाइपोल मोमेंट है वो इस यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है वो आपकी यहाँ से एंगल बना रही है, मान लो थीटा। ठीक है, अब ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। अगर ये एंगल थीटा है हमारा तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P इज इक्वल्स टू 2a इंटू क्यू। इसमें जो P है वो डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2a जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस और Q क्या है, चार्ज है। वेक्टर फॉर्म में अगर हमने लिखना है तो चार्ज क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है तो 2a के ऊपर हम वेक्टर डालेंगे। क्लियर? अच्छा, अब हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आपको याद होगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था। बेसिक फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का था KQ/R का स्क्वायर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर मैं लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज कितनी हो जाएगी, KQ। अब Q कौन सा है, पॉजिटिव Q, मतलब प्लस Q, मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ Q अपॉन R स्क्वायर। नाउ R क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, तो Q से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। अब देखो हमारे पास ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस हमारे पास a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली ये ट्राइंगल भी, इसका ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। ठीक है, और इसमें भी ये r है डिस्टेंस और ये डिस्टेंस a है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो बच्चे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका डिस्टेंस आ गया चार्ज का ऑब्जर्वेशन पॉइंट से। ठीक है, अंडर रूट, और हमने आर का क्या करना था, स्क्वायर करना था, तो स्क्वायर किया हमने, आर का स्क्वायर किया, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, KQ/R स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्लस क्यू चार्ज की वजह से लिखा है। नाउ माइनस क्यू चार्ज की वजह से लिखेंगे, अब हम माइनस क्यू चार्ज की वैल्यू K एज इट इज, Q एज इट इज। अब देखो डिस्टेंस भी सेम है तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। किस चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू की वजह से कितना आया था, KQ, बस सेम आ रहा दोनों के लिए। ठीक है,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्लियर। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा, थीटा होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्लियर। अब ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू द कंपोनेंट्स। हमने ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से, अब हमने इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रिजल्टेंट निकालना है। तो हम वेक्टर एडिशन लगाएंगे या फिर हम कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं, तो कंपोनेंट्स में ब्रेक करो ज़रा इसको। आपके पास ये बच्चे E प्लस क्यू है, जिस साइड के साथ एंगल बना रही हो वो साइड आपकी क्या आ जाएगी, E प्लस क्यू कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, E प्लस क्यू साइन थीटा। हमने प्लस क्यू जो कंपोनेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस क्यू थी उसको हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, E प्लस क्यू कॉस थीटा और एक आ गया E प्लस क्यू साइन थीटा। ऐसे ही E माइनस क्यू को रिजॉल्व कर लो, ये एंगल आपका थीटा है तो एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, क्या, E माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ एंगल बना रही है थीटा, तो जिस साइड के साथ एंगल बनाएगी वो साइड आपकी कॉस कंपोनेंट होगी। तो ये E माइनस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू इसके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो दोनों सेम हैं। अगर मैग्नीट्यूड्स दोनों सेम हैं तो E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो इसलिए ये दोनों कंपोनेंट्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर देंगे। तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू द डाइपोल वो सिर्फ किस कंपोनेंट की वजह से होगी, कॉस कंपोनेंट की वजह से होगी, ठीक है। तो अब लिखो इसको फिर, कॉस कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एक्टिंग एट पॉइंट P दैट इज इक्वल्स टू E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों सेम ही है तो इन दोनों को E लिख सकते हैं हम। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, E प्लस E, तो ये हो जाएगा 2E कॉस थीटा, ठीक है। ओके, ये हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, E नेट एट द पॉइंट P, 2E कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू बच्चे आप इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो। सपोज करो मैंने इसको नाम दे दिया, ये कैपिटल P है, ये कैपिटल A है, ये कैपिटल B पॉइंट है। तो फ्रॉम ट्रायंगल, यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं हम, PBA, PBA। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है इस ट्रायंगल में, दिस वन इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज योर हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस कितना आया आपका A और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी। आपके पास E नेट की वैल्यू आ जाएगी, E नेट कितना हो गया 2E। E की वैल्यू कितनी थी, E की वैल्यू हमारे पास ये है क्या, K क्यू बाय R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है, A अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बच्चे सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, K को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा 2AQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखो बच्चे इसका बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर कितनी है 1 है और इसकी पावर कितनी है 1/2 है। तो 1 प्लस 1/2 करोगे तो कितना आएगा 3/2। तो इसकी पावर कितनी आ गई 3/2। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला,
क्या फॉर्मूला था, 2a इंटू क्यू था। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला की वैल्यू पुट कर दो 2a क्यू की प्लेस पे, तो क्या आ जाएगा ये के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हमने जो डाइपोल कंसीडर करना होता है बच्चे, दैट इज अ शॉर्ट डाइपोल। मीन्स इसमें जो a की वैल्यू होगी वो r के कंपैरेटिवली काफी कम होती है, तो आप a को इसमें क्या कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, फॉर शॉर्ट डाइपोल योर a is less than r, so a can be neglected, so neglect the a here। e net कितना हो गया आपका, के पी अपॉन ए को निगलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ए को 0 पुट कर दो, ये आर का स्क्वायर इंटू क्या हो गया 3/2। अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आएगा, के पी अपॉन आर का क्यूब। ठीक है, अब और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्लियर, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो दैट मीन्स अगर आपने बच्चे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर मान लो मैंने इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस क्यू टू माइनस क्यू। आंसर आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन डाल देंगे, नेगेटिव साइन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की ऑपोजिट टू ईच अदर है। ठीक है, तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, कहाँ पे, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे, किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, और इसका जो आंसर आया है, अगर मैं इसको एक्सियल के साथ कंपेयर करूं, तो बच्चे एक्सियल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो कितनी आई थी, 2kp अपॉन आर क्यूब आया था। एक्सियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2kp अपॉन आर क्यूब आया था, यहाँ पे kp अपॉन आर क्यूब है, वहाँ पे 2kp अपॉन आर क्यूब आया था। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्वेटोरियल लाइन से डबल होगी। एक्सियल पे लगने वाली जो इलेक्ट्रिक, अगर आप एक्सियल लाइन के ऊपर, ये वाली लाइन आपकी एक्सियल लाइन होती है, जैसे ये अगर आपके पास डाइपोल है मान लो, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस, यहाँ से इसके एक्सिस में से जो लाइन पास करेगी वो एक्सियल लाइन है, और इसके एक्सिस से अगर आप परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वो इक्वेटोरियल लाइन है। ये एक्सियल लाइन के जो भी लाइन आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो इक्वेटोरियल है। तो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ है, या फिर कह लो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है। क्लियर, तो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, तो सपोज करो ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, these equidistant lines are representing the uniform electric field, and in this electric field suppose I have placed a dipole, मैंने एक डाइपोल प्लेस किया है यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे मान लो माइनस क्यू चार्ज है। here we are having the plus q charge and here we are having the minus q charge, and dipole is of 2a length, जो डाइपोल है उसकी लेंथ कितनी है, 2a है, एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
Now when you will place the dipole in the uniform electric field, this electric field will exert the electrostatic force on these charges. क्लियर? तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी. क्लियर? अगर मैं प्लस क्यू चार्ज की बात करूं तो जो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मतलब अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा. और माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी ऑपोजिट टू दिस वन. ठीक है, प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस क्यू पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कहाँ पे होगा, वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. और फोर्स लगता कितना होता है, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई. इतना फोर्स लगेगा इन चार्जेस के ऊपर. ठीक है, अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं, अगर मैं इनका नेट फोर्स फाइंड आउट करूं कि नेट फोर्स डाइपोल पे ये दोनों फोर्सेस कितना लगा रही हैं, तो नेट फोर्स जो होगा बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस ऑन द चार्जेस, ये ट्रांसलेशनल फोर्स इसका क्या होगा, जीरो होगा. नो नेट फोर्स विल बी देयर ऑन दिस चार्जेस. क्लियर? बट अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये जो आपके पास फोर्स है, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है. इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है. तो इसकी वजह से ट्रांसलेशनल फोर्स तो जीरो हो गया, बट टॉर्क जीरो नहीं होगा. दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस will exert the torque on this dipole, and because of that torque this dipole will rotate inside it. इसके अंदर क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, इसके ऊपर क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी. ठीक है, अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, टॉर्क का फॉर्मूला आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा. क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. ठीक है, बिटवीन द फोर्सेस. क्लियर? टॉर्क के लिए बच्चे हम सिंबल टाउ यूज करते हैं. अब फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू क्या है, Q इंटू ई फोर्स लग रहा है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो अब क्या आएगा. तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, इस परपेंडिकुलर को हम नाम दे देते हैं, इस यहाँ पे पॉइंट देते हैं A, यहाँ पे पॉइंट देते हैं B. तो आपके पास AB जो है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस. तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ट्राइंगल ले लेंगे A, B और C. यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो, A, B एंड C. ठीक है, तो मान लो ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज था, ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज था. आपको पता है कि जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ को होती है, -Q टू +Q. तो इस डाइपोल की जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है कितना, थीटा. डाइपोल की जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है कितना, थीटा. डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रही है. तो यहाँ से इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल A, B एंड ये पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, C. इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल A, B, C we want to find out AB. Clear? That is the perpendicular. And AC we know. AC की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल. तो AB हमारा क्या है, AB हमने फाइंड आउट करना है, और AC क्या है, हमारा डाइपोल की लेंथ है, दैट इज इक्वल्स टू 2A. ठीक है, अब AB क्या था, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, और 2A क्या है, इस परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज है. और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है. तो आपके पास AB की यहाँ से वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा, जो कि हमारे दोनों फोर्सेस के बीच का
डिस्टेंस भी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो यू कैन पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 2a sin थीटा बिटवीन द टू फोर्सेस. तो टॉर्क कितना आ जाएगा 2aq e sin theta. So now we know 2aq is our dipole moment. Clear? dipole moment का फॉर्मूला होता है क्या 2a into q, charge into distance. Clear? So this can be written as टाउ को कैसे लिख सकते हैं हम p e sin थीटा. ठीक है, p e sin थीटा आ जाएगा यहाँ पे. अच्छा, अब p e sin थीटा है, दिस कैन बी रिटन एज p क्रॉस e. अगर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ p क्रॉस e. ठीक है ना, क्योंकि साइन थीटा है यहाँ पे, तो साइन थीटा को हम क्रॉस कंपोनेंट क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में हम शो कर सकते हैं. तो ये आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला आ गया. कहाँ पे टॉर्क, जब आपने डाइपोल को कहाँ पे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. ठीक है, अगर आपने बच्चे टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्शन जो है वो आप राइट हैंड स्क्रू रूल से फाइंड आउट कर सकते हो. डायरेक्शन जो है कैन बी कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल. ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल से आप इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो. और इसकी डायरेक्शन जो है, जिस डायरेक्शन में P और E होंगे, जिस प्लेन में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे होंगे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी टॉर्क की डायरेक्शन. अगर आप राइट हैंड स्क्रू रूल से फाइंड आउट करो, जैसे मान लो अगर डाइपोल मोमेंट आपकी I में है, ये J में है, तो I क्रॉस J क्या होता है K कैप. तो दैट मीन्स टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन द K कैप डायरेक्शन, मतलब Z एक्सिस में इसकी डायरेक्शन होगी. ठीक है, अगर आपने मैक्सिमम टॉर्क फाइंड आउट करना है, अब देखो टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या आया p e साइन थीटा फॉर्मूला आया है. तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1. और कितने पे आती है वो थीटा का बहुत, जब आपका थीटा अगर कितना हो 90 डिग्री. क्लियर? इफ योर थीटा इज 90 डिग्री तो आपके पास साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी. तो दैट मीन्स इन दैट केस योर टॉर्क विल ऑल्सो बी मैक्सिमम साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू. तो उस टाइम पे जो डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा. ठीक है, मतलब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपने डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है. ठीक है, ये आपके पास मान लो माइनस क्यू है, ये आपके पास सपोज करो प्लस क्यू है. एंड यू नो जो आपके पास डाइपोल मोमेंट है वो हमेशा माइनस क्यू टू प्लस क्यू लगता है. ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है. और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, डाइपोल मोमेंट ऊपर को है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, कितना एंगल हो गया यहाँ पे दोनों के बीच में 90 डिग्री का हो गया. तो अगर आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा इस कंडीशन में वो क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा. ठीक है, और अगर आपने डाइपोल को रखा है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, मीन्स योर थीटा इज 0. पैरेलल कैसे, जैसे मान लो आपके पास दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? और ये आपके पास डाइपोल रखा हुआ है आपने, यहाँ पे आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, और ये आपका डाइपोल है,
हेयर वी आर हैविंग द माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर डाइपोल मोमेंट ऑलवेज एक्सर्ट फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू डायरेक्शन. Now in this case your electric field and dipole moment both are parallel to each other, means their theta is 0. In that case your torque will be P E sin theta, here is 0 and sin 0 is 0. sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. तो इस केस में आपके पास आपके पास टॉर्क आएगा that is 0. मीन्स नो टॉर्क विल बी देयर. इस डाइपोल पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा. टॉर्क इसके ऊपर तब लगेगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से किसी और एंगल पे हो. जब ये इसके पैरेलल ही है तो इसके ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा. इस कंडीशन में डाइपोल जो होगा दैट विल बी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम. इसको बोलते हैं हम डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन. ठीक है. अब थर्ड केस आ जाओ. थर्ड केस, अब जैसे मान लो अगर आपका थीटा है सपोज 180 डिग्री. ठीक है. ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं हम एंड दिस इज योर डाइपोल. क्लियर. हेयर यू आर हैविंग द माइनस क्यू चार्ज, हेयर यू आर हैविंग द प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू नो द डाइपोल मोमेंट ऑलवेज एक्सर्ट्स फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. क्लियर. डाइपोल मोमेंट हमेशा उसके डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू लगती है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी उस डायरेक्शन में है एंड हेयर बोथ आर मेकिंग द एंगल 180 डिग्री. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रही है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है. तो दोनों के बीच में जो एंगल हो गया कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का. नाउ पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला. योर फॉर्मूला इज टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा. तो वैल्यू पुट कर दो थीटा की. थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? साइन 180 डिग्री. तो साइन 180 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या आती है? साइन 90 प्लस 90 कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. ठीक है. तो यहाँ पे भी टॉर्क क्या आएगा आपका? 0 आएगा. बट इन दिस केस योर टॉर्क विल बी योर डाइपोल विल बी इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है. अगर थीटा 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अगर थीटा आपका 180 है तो आपका बनेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. क्लियर. तो ये हमारे पास आ गया था टॉर्क का फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला आया? टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा. अगर आपने स्केलर फॉर्म में लिखना है और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई. और एक हमने यहाँ पे आज फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट विच इज प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल लाइन. तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी हमारे पास? माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, जो कि एक्सियल लाइन पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? हाफ है, क्योंकि एक्सियल पे इसके कंपैरेटिवली डबल लगती है. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट. ठीक है. ये आज हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है. थैंक यू.